हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम लोग हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी का MST CET का सिनॉप्सिस देखेंगे और बहुत ही छोटा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है ना। चलिए आइए मैं आपको समझाता हूँ, शॉर्ट में सारी चीज़ें आपकी कवर करवा देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से 3 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बनती है, लगभग 3 सवाल बन सकते हैं इस चैप्टर से, ठीक है ना। क्लियर हो गया। इस चैप्टर में सबसे पहले हमको पढ़ना क्या है? सबसे पहले हम लोगों को किरचॉफ के लॉज देख लेना है। ये किरचॉफ के लॉज क्या कहते हैं, करंट लॉ, वोल्टेज लॉ क्या कहते हैं। तो किरचॉफ का लॉ देखते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारा KCL की बात करते हैं। KCL क्या कहता है कि अगर आपके पास सर्किट में कोई नोड है, ठीक है, नोड यानी बेसिकली क्या होता है? नोड यानी बेसिकली एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर करंट या तो स्प्लिट होता है या तो कंबाइन होता है। नोड कह लो, जंक्शन कह लो, एक ही बात है, ठीक है ना। तो अगर कोई जंक्शन हो या कोई नोड हो, वहाँ पर अगर ऐसे आकर के वायर्स मिल रहे हैं, यहाँ से करंट आ रहा है, I1 आ रहा है, I2 यहाँ से निकल रहा है, उसके बाद यहाँ पर कुछ I3 जा रहा है, I4 एंटर हो रहा है और उसके बाद I5 बाहर निकल रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या कहता है कि अगर आपके पास क्या है, सर्किट में कोई जंक्शन है। जंक्शन यानी बेसिकली क्या होता है? जंक्शन का मतलब होता है जहाँ पर करंट या तो स्प्लिट होता है या तो कंबाइन होता है, उसको जंक्शन कहते हैं। तो ये जो जंक्शन आपका होता है उस पर करंट जो एंटर होता है उसका आप लोग पॉजिटिव लेंगे और करंट जो बाहर निकलता है उसका आप लोग क्या करेंगे? नेगेटिव लेंगे। एंटर कौन कौन हो रहा है? I1 एंटर हो रहा है, I4 एंटर हो रहा है, तो I1 और I4 को पॉजिटिव लेंगे, समझ में आ गया। बाकी सबको क्या कंसिडर करेंगे? नेगेटिव। कौन कौन बाहर जा रहा है? -I3 बाहर जा रहा है, -I2, उसके बाद -I5, सब मिलाकर के क्या होगा? 0 हो जाए। तो उसको ऐसा कह सकते हैं, देयरफॉर I1 + I4 इज इक्वल्स टू क्या होगा? I3 + I2 प्लस क्या हो जाएगा? I5। समझे? यही आपका क्या है? किरचॉफ का करंट लॉ है कि करंट जो अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द करंट एंटरिंग इनटू द जंक्शन और लिविंग द जंक्शन इज इक्वल्स टू 0। अगर हम लोग क्या कर देंगे, करंट का अलजेब्राइक सम कर देंगे, जो करंट एंटर हो रहे हैं और जो करंट क्या कर रहे हैं, बाहर की तरफ जा रहे हैं, उन सब का अगर अलजेब्राइक सम करेंगे तो क्या आएगा? उसका सम 0 आएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया? ये आपको समझाता है। यानी बेसिकली ये क्या है? ये आपको बोलता है कि I1 और I4 क्या कर रहा है? एंटर हो रहा है। तो ये क्या है? ये है करंट एंटरिंग द जंक्शन, करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल्स टू करंट ये लीव हो रहा है ना, करंट लीविंग द जंक्शन। समझ आ रहा है? जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा, जितना करंट एंटर होगा उतना करंट निकल जाएगा। यहाँ पर कोई करंट जमा नहीं होगा। करंट जमा नहीं होगा मतलब क्या? करंट बनता किससे है? करंट बनता है चार्जेस से। चार्जेस के फ्लो को करंट कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है जितना एंटर कर रहा है उतना ही बाहर निकल रहा है। इसका मतलब जितने चार्जेस एंटर हो रहे हैं उतने ही चार्जेस बाहर निकल रहे हैं, यानी कोई चार्जेस ना क्रिएट हो रहा है ना डिस्ट्रॉय हो रहा है। इस वजह से हम लोग बोलेंगे ये बताता है चार्ज कंजर्वेशन के बारे में कि जितने चार्ज पहले थे उतने चार्ज बाद में होंगे, ठीक है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में बात करता है कौन? किरचॉफ का करंट लॉ या किरचॉफ का जंक्शन लॉ। समझा? क्लियर हो गया? तो ये आपका सबसे पहला ये लॉ है, वो आपको बता दिया मैंने। तो इसमें साइन कन्वेंशन लिखाने की ज़रूरत नहीं, मैंने आपको समझा दिया। जो एंटर करेगा उसको पॉजिटिव लेना और जो बाहर निकलेगा उसको नेगेटिव लेना। समझा? क्लियर हो गया? चलो भाई, तो किरचॉफ का करंट लॉ हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? किरचॉफ का जंक्शन लॉ, वोल्टेज लॉ पढ़ेंगे। KCL पढ़ लिया, अब हम लोग क्या करेंगे? KVL पढ़ेंगे। आइए मैं आपको KVL पढ़ाता हूँ। KVL क्या है देखिए। समझिए KVL क्या है। तो जो आपका KVL है, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ है, वो क्या कहता है? KVL, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ का जो वोल्टेज लॉ है ये आपको क्या समझाने की कोशिश करता है कि अगर आपके पास क्या है, कोई ऐसी इलेक्ट्रिकल सर्किट है, सीधा मैं अप्लाई करके आपको बताता हूँ तो चीज़ें आपके लिए आसान होंगी, ठीक है ना। चलिए भाई, ऐसा आपके पास क्या है, कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट जैसा एक लूप है आपके पास, है ना। यहाँ पर रेजिस्टर्स के नाम दो, R1, बैटरी E1, R2, R3, R4, R5, बैटरी का EMF E2। तो ये जो आपके पास सर्किट है ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है। कॉम्प्लिकेटेड सर्किट का मतलब होता है ये तो ना सीरीज़ में है ना पैरेलली रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं, बहुत ही आर्बिट्ररी मैनर में क्या है, रेजिस्टर्स कनेक्टेड है।
अगर मुझे क्या करना है, इस सर्किट को सॉल्व करना है, तो मैं ओम्स लॉ को यूज़ करके सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि ओम्स लॉ जो है वो सिर्फ सिंपल सर्किट्स पे लगता है। सिंपल सर्किट का मतलब होता है जिसमें एक रजिस्टर और एक सेल लगाओ। इसमें एक से ज़्यादा सेल लगे हुए हैं और रजिस्टर्स भी इस तरीके से कनेक्टेड है कि उसको बहुत ही सिंपल मैनर में हम लोग एक सिंपल सर्किट नहीं बना सकते, बहुत ही आसानी से उसको सॉल्व नहीं कर सकते। यानी बेसिकली ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, ये सिंपल सर्किट नहीं है। और ओम्स लॉ की लिमिटेशन क्या है? ओम्स लॉ की लिमिटेशन है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सर्किट पे अप्लाई होता है, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट पे ओम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब क्या किया जाए? तो हम लोगों को केवीएल का सहारा लेना पड़ेगा। केवीएल क्या कहता है? केवीएल कहता है कि आप एक लूप में चलते जाओ। क्या कहता है ये? एक लूप में चलते जाओ। लूप का मतलब क्या? एंड टू एंड कनेक्टेड पाथ। नाम दे दूं मैं इसका ABCDE और ये आपका क्या है? F। देखो लूप 1 एंड टू एंड कनेक्टेड पार्ट ABCFA, दूसरा लूप FCDEF, समझे? ये दूसरा लूप। तीसरा लूप क्या है? ABDEA, तीसरा लूप। 3 लूप है यहाँ पर, समझे? क्लियर हो गया? तो कोई एक लूप में अगर आप क्या करेंगे, आप लूप को ट्रैवर्स करते जाएं, और जब आप लूप को ट्रैवर्स कर रहे हैं, आप अगर ऐसे जा रहे हैं तो ऐसे चलते 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 वाइल ट्रैवर्सिंग अगर आप क्या करते हैं, पॉजिटिव प्लेट पे आते हैं। ये पॉजिटिव प्लेट होती है, नेगेटिव प्लेट होती है। तो अगर आप पॉजिटिव प्लेट को पहले देख लेते हैं या पहले आपके रास्ते में पॉजिटिव प्लेट आती है, तब आप -E लिखेंगे। अगर आप ऐसे चलते हुए आते हैं और अगर आपके रास्ते में पहले आपको नेगेटिव प्लेट मिलती है, तो आप क्या लिखेंगे? +E लिखेंगे, समझे? उसके बाद क्या आपके पास यहाँ पर क्या है? रजिस्टर अगर है तो इसमें अगर करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, ये रजिस्टर है R। अगर आप करंट के डायरेक्शन में फ्लो जाते हैं, यानी क्या? करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, आप लूप को भी ट्रैवर्स इसी डायरेक्शन में कर रहे हैं। जब भी रजिस्टर आया तो आप IR लिखेंगे, लेकिन करंट के डायरेक्शन में तो -IR। अगर आप उल्टे डायरेक्शन में आएंगे तो क्या करेंगे आप? अगर उल्टे डायरेक्शन में जाएंगे तो करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, आप इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो आप लिखेंगे +IR। तो जब भी रजिस्टर को क्रॉस करोगे तो आपको I × R लिखना है। और अगर आप जिस डायरेक्शन में लूप को क्रॉस कर रहे हो उसी डायरेक्शन में करंट भी फ्लो हो रहा है, तो आप -IR लिखेंगे। तो अगर आप करंट से अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या लिखेंगे? +IR लिखेंगे। ये इसके कन्वेंशंस है। ये आपकी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक के कन्वेंशन में आपको बता रहा हूँ। अलग अलग किताबों में अलग अलग कन्वेंशन मिलते हैं, आपको CET में वही फॉलो करना पड़ेगा जो आपकी स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। ठीक है ना? क्लियर हो गया? चलो भाई आ जाओ, मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। उसमें भी आगे क्या है, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो इसको यहीं पे अप्लाई करते हैं पहले। चलो तो यहाँ से चलना शुरू करते हैं। कौन सा लूप लेता हूँ मैं? लूप का नाम ले लेता हूँ, लूप 1 बोल दो या ABCFA, ये लूप की बात करते हैं। तो अगर मैं A से B की तरफ जाता हूँ, ऐसे A से B की तरफ जाता हूँ, तो ये क्या होगा? अच्छा पहले करंट भी मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, वो भी बता देता हूँ मैं। यहाँ से करंट निकला I1 और यहाँ से क्या करंट निकलेगा? दोनों बैटरी अपना अपना करंट देंगी, है ना? यहाँ से करंट निकलेगा I1, यहाँ से I2 निकलेगा। ये I1 यहाँ से आएगा, इधर पे भी क्या फ्लो होगा? I1 ही फ्लो होगा। और ये I2 यहाँ पर फ्लो होगा, इधर पे आएगा I2। अब ये दोनों जंक्शन पे मिलेंगे I1 I2, तो यहाँ से क्या जाएगा? यहाँ से जाएगा I1 + I2, ये इधर जाएगा और यहाँ पर जाके फिर से स्प्लिट हो जाएंगे। देखो I1 इधर जा रहा है तो पीछे से क्या आ रहा होगा? I1 ही आ रहा होगा। और यहाँ पर देखो I2 जा रहा है, मतलब यहाँ से क्या आ रहा होगा? I2 ही आ रहा होगा। ऐसे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया हमने, ठीक है ना? क्लियर हो गया? अब ये जो लूप है इसको हम लोग ट्रैवर्स करते हैं। अब A से कहाँ जाना है? A से B की तरफ जाना है। तो A से B ये वाली लूप में जाना है। तो बताओ क्या होगा? ये मैं ऐसे चलते जा रहा हूँ, रजिस्टर आया क्या? रजिस्टर आएगा तो IR लिखूंगा, बैटरी आएगा तो E लिखूंगा, समझे? जो भी इसका EMF होगा। अब मैं चलते जा रहा हूँ, पहले क्या आया? पहले आया आपका EMF E1, यानी आपका बैटरी का पॉजिटिव प्लेट, तो -E1 लिखूंगा, क्योंकि चलते हुए अगर पॉजिटिव प्लेट आई तो -E1, नेगेटिव प्लेट आई तो +E1। ठीक है? अब यहाँ पर आ गया। अब चलते अब बताओ, ऐसे मैं ट्रैवर्स कर रहा हूँ, करंट देखो उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है, रजिस्टर आया तो क्या लिखूंगा मैं? I × R। तो बताओ यहाँ पर क्या होगा? I1 × R2, लेकिन मैं करंट से अपोजिट डायरेक्शन में हूँ, अपोजिट डायरेक्शन में जाऊँगा तो क्या लिखूंगा? प्लस। तो प्लस क्या होगा? I1 R2, समझे? करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो क्या लेंगे? +IR, और करंट के डायरेक्शन में चलेंगे तो -IR। ठीक है ना? क्लियर हो गया? चलो ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद इधर जा रहे हैं। अब देखो करंट इधर आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? I × R। कौन सा यहाँ पर I है? अब पॉजिटिव आएगा ना, क्यों? अपोजिट डायरेक्शन में, तो प्लस आएगा। कौन सा I है? I1 + I2 इंटू कौन सा रजिस्टर है? वो R3। समझा? क्लियर हो गया? फिर आप यहाँ पर चलते गए। अब देखो आप फिर से रजिस्टर आ रहा है, आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट उल्टे डायरेक्शन में, तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे +I1 इंटू क्या होगा? R1, और इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
समझा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जैसे ही पहुँचेंगे तो वापस आप ए पे पहुँच जाएंगे, आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, लूप कंप्लीट हो जाएगा। समझा? क्लियर हो गया? ऐसे आप लोग क्या करेंगे, अलग अलग इक्वेशंस को फॉर्म करेंगे। ऐसे आप लोग सेकेंड लूप पे इसको लगाएंगे और थर्ड लूप पे लगाएंगे और खुद से चेक करेंगे। समझा? क्लियर हो गया? तो एक लूप आपको मैंने बता दिया है, इसी तरीके से आपको क्या करना है, उसको फॉलो करना है। तो KVL के इसमें साइन कन्वेंशन भी आ गए और ये चीज़ भी आ गई। KVL कहता क्या है? KVL कहता है कि अगर हम लोग क्या करेंगे, एक लूप के अंदर जितने भी EMF और पोटेंशियल डिफरेंस का सम लेंगे तो वो ज़ीरो आएगा। EMF का मतलब क्या है आसान भाषा में? EMF का मतलब है कि इतनी एनर्जी सप्लाई कर दी गई है, और पोटेंशियल डिफरेंस या मतलब होता है I/R, आपको बताता है कि इतनी एनर्जी खर्च हो गई। तो बैटरी क्या करेगा? बैटरी एनर्जी सप्लाई करेगी। समझ आता है? और रजिस्टर पे क्या होगा? रजिस्टर पे चार्ज क्या करेगा? अपनी एनर्जी खर्च करके आ जाएगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लियर है? तो बेसिकली यहाँ पर जो है ये लॉ आपसे कहता है कि जितनी एनर्जी सप्लाई की जाएगी उतनी खर्च हो जाएगी, यानी समेशन ऑफ E प्लस समेशन ऑफ V इज इक्वल्स टू 0, कि जितनी एनर्जी सप्लाई की गई प्लस जितनी एनर्जी खर्च हो गई, है ना? तो ये पॉजिटिव होगा, सप्लाई की गई, ये खर्च हो गई तो नेगेटिव होगा, प्लस माइनस सब मिला के क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझा? क्लियर हो गया? तो ये बेसिकली क्या बात कर रहा है? ये बात कर रहा है कि एनर्जी ना क्रिएट हो रही है ना डिस्ट्रॉय हो रही है, जितनी सप्लाई की जा रही है उतनी खर्च हो जा रही है, यानी ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। समझा? क्लियर हो गया? तो ये बेसिक इसका मतलब है। आपको अगर ये याद है और ये अप्लाई करने आ रहा है तब भी आपके सवाल हल हो जाएंगे। क्लियर हो गया? चलो अभी आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है इसके बाद? किरचॉफ के लॉ हो गए। अब हम लोगों को ब्रिज पे चलना है, व्हीटस्टोन्स ब्रिज पे चलना है। ठीक है? उसके बाद फिर हम लोगों को मीटर ब्रिज देखना है, ये सारी चीज़ें। चलिए व्हीटस्टोन्स ब्रिज क्या होता है ये उसको देखते हैं। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे व्हीटस्टोन्स ब्रिज के बारे में। तो व्हीटस्टोन्स ब्रिज क्या होता है? व्हीटस्टोन्स ब्रिज, तो व्हीटस्टोन्स ब्रिज जो है, ये व्हीटस्टोन का मतलब गेहूं और पत्थर नहीं है। समझ में आ गया? व्हीटस्टोन का मतलब बेसिकली व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट थे। समझे? अब ब्रिज का क्या मतलब है वो मैं आपको बताता हूँ। इसका काम क्या होता है वो आप समझ लीजिए पहले। इसका काम होता है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंसेस। अननोन रेजिस्टर का वैल्यू आप लोग क्या करो? फाइंड आउट करो। ठीक है ना? उसी को आप लोग व्हीटस्टोन्स ब्रिज इसीलिए यूज़ होता है। ठीक है ना? अननोन रजिस्टर की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है? क्लियर हो गया? मैं आपको इसका बता देता हूँ डायग्राम में ऐसे आपके पास रजिस्टर्स लगे होंगे, ऐसे रजिस्टर्स लगे होंगे ये, और यहाँ पर जो है बैटरी है, यहाँ पर की है, ऐसे, और यहाँ पर आप लगाते हैं गैल्वानोमीटर। ठीक है? क्लियर हो गया? चलो उसके बाद यहाँ रजिस्टर R1 है, यहाँ रजिस्टर R2 है, ये R3 है और ये क्या है? R4 है। ठीक है? क्लियर हो गया? तो ये क्या कहता है कि अगर क्या हो जाएगा, अगर ये ब्रिज बैलेंस हो जाएगा तो इस ब्रांच से करंट नहीं जाएगा। अगर इस ब्रांच से करंट नहीं जाएगा तो क्या होगा? एक कंडीशन होगी। तो बहुत सिंपल है, जब भी आपको बोलेगा कि क्या हो रहा है आपका ब्रिज अगर बैलेंस है, क्या हो रहा है? ब्रिज अगर बैलेंस है, अगर ब्रिज बैलेंस है तो आप ये बोलेंगे इफ़ ब्रिज इज बैलेंस्ड। अगर ब्रिज बैलेंस्ड है तो आप लोग बोलेंगे R1/R2 इज इक्वल्स टू क्या होगा? R3 अपॉन क्या हो जाएगा? R4 हो जाएगा। और इस ब्रांच से करंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। IG इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। यहाँ से जो भी करंट जा रहा है गैल्वानोमीटर वाली ब्रांच से क्या हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा अगर ब्रिज बैलेंस है तो जब भी बोलेगा ब्रिज बैलेंस है तो ये ब्रांच को हटा दो, R1/R2 इज इक्वल्स टू R3/R4। समझा? R1 R2 R3 R4 को Z शेप में लगाना है, ध्यान रखना, गड़बड़ नहीं कर देना। समझा? क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। ये चलिए, तो अब जो है हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग मीटर ब्रिज के बारे में देखते हैं। मीटर ब्रिज क्या है, फिर हम लोग आगे चलते हैं।
तो मीटर ब्रिज जो है ये व्हीटस्टोन ब्रिज का मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है ना। तो मीटर ब्रिज जो होता है वो क्या होता है, मीटर ब्रिज ये व्हीटस्टोन ब्रिज का मॉडिफाइड फॉर्म है। इसमें जो है आप लोग क्या करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट ही करते हैं, लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज में बहुत ज़्यादा ट्रायल एंड एरर होता है, मीटर ब्रिज में ये नहीं होता है। मीटर ब्रिज में बेसिकली क्या होता है कि आपके पास क्या होगा, ऐसे एक वुडन बोर्ड होता है, उस वुडन बोर्ड में आप लोग क्या करते हैं, 2 एल शेप की स्ट्रिप्स लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर पहले आप लगाते हैं 2 एल शेप की स्ट्रिप्स, ठीक है ना। फिर बीच में आप लगाते हैं क्या, आपकी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, क्या लगाते हैं बीच में, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, और यहाँ पर आप लगाते हैं अपना क्या, वायर, ठीक है। क्लियर हो गया। उसके बाद आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आप लगा देते हैं अपना बैटरी, यहाँ लगा देते हैं आप लोग अपना एक की और एक आपका रियोस्टैट, ठीक है ना। तो ये ऐसे हो जाएगा RH, ठीक है। क्लियर हो गया। यहाँ लगा देते हैं आप लोग अपना क्या, रेजिस्टेंस X, और यहाँ लगा देते हैं आप लोग अपना रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, शुरुआत में 2 से 5 ओम के बीच का रेजिस्टेंस आप क्या करते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ है भूलिया में, यहाँ पर आपका गैल्वानोमीटर है, उसके थ्रू लगी होती है जॉकी, ठीक है ना। और ये पोटेंशियोमीटर वायर जो है ये 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर का होता है। इसके पीछे लगी होती है एक स्केल, जिसे हम लोग लेंथ को मेजर करते हैं। इसके बिल्कुल पीछे ऐसे स्केल बैठी हुई होती है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ऐसे कुछ सेटअप है ये। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले 2 से 5 ओम के बीच का रेजिस्टेंस निकालते हैं, फिर एक बार यहाँ पर जॉकी को टच करते हैं, फिर आपका जो गैल्वानोमीटर है वो क्या करता है, एक बार उस डायरेक्शन में क्या करता है, यहाँ पर अगर टच किया तो इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन बताएगा, और वहाँ टच किया तो उस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन बताएगा। अगर ऐसा आ रहा है तो इसका मतलब आपका कनेक्शन सही है। उसके बाद आप क्या करते हैं, यहाँ पर आपको आपने अपना अननोन रेजिस्टेंस निकाल दिया। उसके बाद आप क्या करते हैं, यहाँ पर अलग अलग पॉइंट पर टच करके ढूंढते हैं कि कौन से पॉइंट पे यहाँ पर गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं बता रहा है। जैसे यहाँ पर डिफ्लेक्शन बताना बंद हो जाता है तो ये कहता है X/R, यहाँ पर जो भी रेजिस्टेंस निकाला वो क्या R है, X/R इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये समझो, यहाँ पर ये पॉइंट मिला जहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर ये करंट क्या हो गया, IG इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो गया। तो ये जो पार्ट है ना, इसको हम लोग बोलते हैं RX, और यहाँ से जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, R/R, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा RX/R/R, X/R इज इक्वल्स टू, RX मतलब क्या है, रो LX/A होगा, रो L/A होता है रेजिस्टेंस, और ये क्या होगा, रो LR/A होगा। ये दोनों कैंसिल हो गए तो बचेगा क्या, LX/LR। देयरफॉर X/R इज इक्वल्स टू क्या होगा, LX/LR को क्या लिख सकते हैं, LR ये वाली लेंथ है, इसकी लेंथ। तो टोटल 100 में से LX को माइनस कर देंगे तो LR मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 100 माइनस LX, ये आपका LR आ जाएगा। तो ऐसे आपको क्या मिल जाएगा, X मिल जाएगा। रजिस्टर तो आपको पता ही है, आपने 2 से 5 ओम के बीच में मान लो 3 ओम निकाल लिया आपने, तो यहाँ पर 3 पुट कर देंगे, और लेंथ मेजर कर लेंगे LX कितनी है वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपको अननोन रेजिस्टेंस मिल जाएगा। समझा, क्लियर हो गया। तो इतनी आसानी से आप क्या कर सकते हैं, अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्वेशन को अच्छे से याद रखिए, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, मीटर ब्रिज करा दिया आपको मैंने। केल्विन मीटर ब्रिज जो है एक डब्बे में दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, और जितने भी डब्बे हैं, रिमेंबर दिस और सॉल्व एग्जाम्पल्स के अलावा सब डब्बे कैंसिल हो गए, तो इस वजह से केल्विन मीटर ब्रिज निकाल दिया गया है। पोस्ट ऑफिस बॉक्स भी नहीं है, तो बचा क्या, पोटेंशियोमीटर। उसके फॉर्मूलेज बता देता हूँ, और लास्ट में गैल्वानोमीटर आपका, एमीटर और वोल्टमीटर, ठीक है। चलिए आइए, पोटेंशियोमीटर क्या है। पोटेंशियोमीटर बेसिकली एक वायर है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। बहुत सिंपल है। तो ये वायर है, इसको हमने क्या कर दिया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, यहाँ लगा दी की, और यहाँ लगा दिया आपका रियोस्टैट, और यहाँ पर एक और सेल लगा दिया, इसके थ्रू लगा दिया जॉकी। ये आपका पोटेंशियोमीटर है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। तो पोटेंशियोमीटर में भी क्या करते हैं, वही नल पॉइंट ढूंढते हैं यहाँ पर भी, जैसे मीटर ब्रिज में ढूंढ रहे थे, ठीक है ना। इससे हम लोग करते क्या है, इससे हम लोग सेल्स का EMF निकाल लेते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये इसके काम है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। तो इसके अलग अलग मेथड्स हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ पर इधर का पोटेंशियल डिफरेंस और वहाँ पर जो भी सेल लगी है उसके EMF को बराबर कर देते हैं। जैसे ही बराबर हो गया तो V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा,
V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर होता है। तो जैसे यहाँ पर जो हम लोग गैल्वानोमीटर लगाते हैं, जैसे गैल्वानोमीटर लगाते हैं उससे जैसे ही करंट जीरो हो जाएगा जिस पॉइंट पे भी, तो ये जीरो हो गया, तो V और E क्या हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ का EMF बराबर हो जाता है, ठीक है ना। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं भी पता है इसका कॉन्सेप्ट तो कोई बात नहीं, आपको बस इक्वेशंस को याद रखना है, क्योंकि बहुत ही बेसिक टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, ठीक है ना। सर्किट क्लोज करो। डायरेक्ट मेथड की जब हम लोग बात करेंगे, या सबसे पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला देख लो। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, के, वो होता है वोल्ट पर यूनिट लेंथ। क्या होता है, वोल्ट पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा के इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी क्या होगा, आई इंटू ये हो जाएगा आर हो जाएगा, जो भी रेजिस्टेंस है, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, एल, ये आपका जो भी है, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर बस इसको क्या लिख सकते हो, ये नेट EMF, नेट करंट है तो नेट EMF बाय नेट रेजिस्टेंस, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जो भी होगा वो स्मॉल आर, वायर का रेजिस्टेंस और प्लस यहाँ पर क्या होगा, रियोस्टेट इंटू आर इंटू कैपिटल एल, ऐसे लिखा जा सकता है इसको। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट बस याद रखो, V बाय एल इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। आर को रो एल बाय ए भी लिख सकते हैं, तो वो भी इसका एक फॉर्मेट बन सकता है। और अगर आप डायरेक्ट मेथड में इसको लगाते हैं, डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, एक बार एक सेल लगाया है, अगली बार दूसरा सेल लगाया है, तो जब डायरेक्ट मेथड की बात करेंगे, क्वेश्चन में दिया होगा वो, तो E1/E2 जो है वो L1/L2 के बराबर होता है। ये दो बैलेंसिंग लेंथ है, ये बोलेगा कि पहली सेल का जो बैलेंसिंग लेंथ आया E1 जिसका EMF है वो इतना सेंटीमीटर है, और दूसरे सेल के लिए इतना सेंटीमीटर, तो EMF को कंपेयर करके बताओ। तो कंपेयर ऐसे कर सकते हैं। कौन से मेथड में होगा ये, जब डायरेक्ट मेथड की वहाँ पर बात करेंगे। कौन सा मेथड, डायरेक्ट मेथड। और जब सम एंड डिफरेंस मेथड की बात करेंगे तो E1/E2 इज इक्वल्स टू होगा L1 + L2/L1 - L2। कौन से मेथड में ही वहाँ पर बताएगा आपको, सम एंड डिफरेंस मेथड है या डायरेक्ट मेथड है, ठीक है। नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं इसके ऊपर, समझे, क्लियर हो गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, स्मॉल r इज इक्वल्स टू कैपिटल R इंटू बिगर लेंथ माइनस स्मॉलर लेंथ डिवाइड बाय स्मॉलर लेंथ। ये फॉर्मूला है। दो लेंथ आपको दे दी जाएगी, रजिस्टर आपको दे दिया जाएगा, बोलेगा इंटरनल रेजिस्टेंस निकालो विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, समझा, क्लियर हो गया। इसके बाद आपको मुझे बताना है अभी गैल्वानोमीटर के बारे में, यानी वोल्ट मीटर और एमीटर। चलिए, तो अभी जो है हम लोग हमारा एमीटर और वोल्ट मीटर देख लेते हैं। बस जो फॉर्मूले आपको मैं लिख करके दे रहा हूँ उनको आप ढंग से याद कर लीजिए, सफिशिएंट है चैप्टर के लिए। थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए, अभी हम लोग देखेंगे कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू एन एमीटर। कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू एन एमीटर। गैल्वानोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आइए मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलिए, आपके पास एक अगर गैल्वानोमीटर है और गैल्वानोमीटर के साथ में अगर आप पैरेलली एक शंट लगा देते हैं, शंट का मतलब एक शॉर्टकट रास्ता है ना, जिसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, तो यहाँ से अगर करंट I आएगा तो यहाँ पर आके ऑब्वियसली स्प्लिट हो जाएगा, यहाँ से IG आएगा और यहाँ से क्या जाएगा, IS जाएगा। यहाँ पर आकर के फिर वो लोग मिलेंगे IS और यहाँ से क्या आएगा, IG, फिर ये I बनेगा, लेकिन यहाँ से तो स्प्लिट होगा, ठीक है ना। और ये दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा, पैरेलली लगाना पड़ेगा। तो अगर गैल्वानोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको शंट पैरेलली लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, क्लियर हो गया। ध्यान रखिए इसका। आप जब एमीटर लगाते हैं सर्किट में तो आप एमीटर को सीरीज़ में लगाते हैं, तो ध्यान रखेंगे इसका उल्टा करना है, गैल्वानोमीटर के साथ में शंट को पैरेलल लगाना है, ठीक है ना। वोल्टमीटर जब लगाते हैं तो आप क्या करते हैं, सर्किट में पैरेलली लगाते हैं, तो गैल्वानोमीटर के साथ में आपको उसको सीरीज़ में लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो, अब ये दोनों आपस में क्या है बच्चों, पैरेलल है। तो अगर ये दोनों आपस में पैरेलल है तो RP इज इक्वल्स टू क्या होगा, बताओ, RP इज इक्वल्स टू क्या होगा, GS अपॉन क्या हो जाएगा, S + G हो जाएगा, यही होगा पैरेलल रेजिस्टेंस। ये एक इक्वेशन इसकी बन जाती है, ये भी काम की चीज़ है, ठीक है। ये पता है ना आपको, R1 R2 अपॉन R1 + R2, क्योंकि जब पैरेलली दो लगे होंगे तो ऐसे लिख सकते हैं उसको, ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद और क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं कि I इज इक्वल्स टू क्या होगा, वो IG + IS ही होगा। I जो होगा वो IG और IS को मिलाकर ही होगा,
ध्यान रखना है इस बात का आपको, ठीक है, क्लियर हो गया। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि दोनों अगर पैरेलल हैं, अब ध्यान से सुनिए, दोनों अगर पैरेलल हैं तो वोल्टेज अक्रॉस गैल्वानोमीटर इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस शंट होगा, ठीक है ना। तो वोल्टेज अक्रॉस गैल्वानोमीटर क्या होगा, वो होगा आई जी इंटू जी, आई इंटू आर होता है, और वोल्टेज अक्रॉस शंट क्या होगा, आई एस इंटू एस होगा, समझे। अब इसको अलग अलग फॉर्मेट में हमको क्या करना है, लिखना है। जैसे आई जी को वैसे ही रहने देते हैं, जी को वैसे ही रहने देते हैं, आई एस को क्या लिख सकते हैं, आई माइनस आई जी लिख सकते हैं आई एस को, तो आई एस की जगह लिखेंगे आई माइनस आई जी इंटू एस। तो बताओ क्या हो जाएगा, हो जाएगा, देखिए इसको आप क्या करो, आई जी इंटू जी, ये हो जाएगा आई एस माइनस आई जी इंटू एस। तो बताओ आगे कहानी क्या होगी, देयरफॉर आई जी इंटू जी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हो जाएगा आई एस माइनस, हाँ अब आप लोग क्या करेंगे, ये आई जी को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस आई जी इंटू एस इज इक्वल्स टू क्या होगा, आई इंटू एस, आई जी और ये क्या हो जाएगा, एस प्लस जी इज इक्वल्स टू क्या होगा, आई इंटू एस। तो क्या होगा, आई जी अपॉन आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एस अपॉन एस प्लस जी हो जाएगा, समझा, क्लियर हो गया, ठीक है ना। आपने क्या किया, आपने आई एस को लिखा आई माइनस आई जी, उसी तरीके से इसी इक्वेशन में आप आई जी को क्या लिख सकते हैं, आई माइनस आई एस भी तो लिख सकते थे आई जी को। उसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो आई एस अपॉन आई जो बनेगा वो होगा जी अपॉन एस प्लस जी, समझे। याद रखने का ट्रिक बताता हूँ, जब देखो एस प्लस जी दोनों में कॉमन है, एस प्लस जी दोनों में कॉमन है, आई दोनों में आ रहा है, जब जी है तो यहाँ पर एस है तो वहाँ जी आएगा, यहाँ जी है तो वहाँ एस आएगा। आई जी अपॉन आई इज एस अपॉन एस प्लस जी, आई एस अपॉन आई इज जी अपॉन एस प्लस जी, समझा, क्लियर हो गया। तो ये इक्वेशंस आपको मैंने समझा दी। इसमें जो आई जी है ना, इसको बोलते हैं मैक्सिमम करंट या फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, यानी वो करंट जो क्या करेगा, गैल्वेनोमीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन बताएगा, ठीक है ना। तो इसको ऐसे कहते हैं, और I इज इक्वल्स टू क्या होगा, n टाइम्स आई जी होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। I क्या होता है, n टाइम्स आई जी होता है, इस तरीके से आप लोग इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी इसको लिखा जा सकता है n टाइम्स आई जी, फिर वो क्या हो जाएगा, आई जी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और फिर आप उसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। बता दूँ क्या वो भी, ये क्या होगा, आई जी को वैसे ही रखो, इसको क्या लिखो, आई जो होगा वो आई जी का कुछ गुना ही होगा, समझ आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ मैं। तो n टाइम्स आई जी, उसके बाद क्या होगा, s अपॉन क्या होगा, s प्लस जी। अब ये आई जी कैंसिल, 1 अपॉन n इक्वल्स टू क्या होगा, s प्लस जी। तो s को क्या कर दो, इसको ऐसे कर दो, फिर लिख देता हूँ मैं, हो जाएगा s अपॉन s प्लस जी। तो s प्लस जी इज इक्वल्स टू क्या होगा, n इंटू एस हो जाएगा, तो n s माइनस s और ये g, तो s बाहर जाएगा, n माइनस 1 और ये g। तो बताओ क्या हो जाएगा, बताओ ये हो जाएगा g अपॉन एस इंटू एन माइनस 1। तो एक आपको मैंने फॉर्मेट बता दिया इसका कि ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है, क्लियर हो गया, समझ आ गया। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसकी समझा दी, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब एक बहुत छोटा सा पार्ट रह गया है, वो है आप लोग गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आइए वो मैं आपको बताता हूँ अभी, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। बस आइए देखिए, अब गैल्वेनोमीटर को आप क्या करेंगे, वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आप अगर अपना गैल्वेनोमीटर लेते हैं और इसके साथ में सीरीज़ में आप क्या करते हैं, एक रजिस्टर लगाते हैं, शंट नहीं, कोई और रास्ता नहीं है ना, वही रास्ता है। तो इससे आई करंट जाएगा तो उससे भी कितना जाएगा, आई जाएगा, क्योंकि सीरीज़ में लगे हुए है ना। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो करंट होगा दोनों में क्या होगा, सेम होगा। तो अगर आपको नेट पोटेंशियल निकालना है तो आपको निकालना पड़ेगा पोटेंशियल अक्रॉस गैल्वेनोमीटर प्लस पोटेंशियल अक्रॉस रजिस्टर, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज आई इंटू जी प्लस पोटेंशियल अक्रॉस रजिस्टर इज आई इंटू आर, ये आपका आ जाएगा वी, समझे। तो आई को बाहर ले ले तो क्या हो जाएगा, आर प्लस जी, ये हो जाएगा आपका वी। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, वी अपॉन आई इज़ आर प्लस जी। तो अगर आपको अननोन रेजिस्टेंस निकालना है तो वी अपॉन आई माइनस जी, ऐसे आप लोग अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, समझा, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी का आपका सिनॉप्सिस कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो है आगे के चैप्टर्स के सिनॉप्सिस मैं आने वाले दिनों में दे दूँगा आपको, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में हमको बताइए, और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाएँ। ओके, थैंक यू।